Hey, welcome back. I am Ashok Shah from इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा से। आप सबके लिए मैं प्यारे छात्रों आज एक नया वर्ड लाया हूँ। अक्सर यह किसी विद्यार्थी ने मेरे पास एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इट और देयर का कोई वीडियो बनाइए। इट और देयर को मैं नहीं समझ पाता हूँ। उन्होंने साथ में एक कमेंट नहीं कर पाया, वो मैं बता देना होगा आप लोगों को। साथ में आज तो मैं एक वर्ड लिखा हूँ, दो वर्ड, एक है इट और एक है देयर। तो आज मैं इट और देयर की बात करने जा रहा हूँ। अक्सर इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनसे कई क्वेश्चन आते हैं, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ध्यान रखना होगा इट और देयर क्या है। इट और देयर को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना होगा इट को क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा कि अब मैं लेता हूँ सबसे पहले, देखिए एक सब्जेक्ट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, आपको इतना तो ज्ञान ही होगा कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक होता है रियल सब्जेक्ट, एक होता है क्या? रियल सब्जेक्ट होता है। दिखाई दे रहा है ना आपको? एक होता है रियल सब्जेक्ट, दूसरा होता है फॉल्स सब्जेक्ट। क्या होता है? फॉल्स सब्जेक्ट। अब रियल सब्जेक्ट है जो, तो रियल सब्जेक्ट को देखिए, जैसे आपने लिया क्या, आप ले लिया रिया, रिया ले लिया। अब रिया के साथ आप लगा दें आर, तो आप कहेंगे कि सर गलत है। रिया के साथ इज लगा देंगे तो सर आप कहेंगे कि सर राइट है, क्योंकि रिया एक है रियल सब्जेक्ट है, रिया एक सिंगुलर है। तो रिया के जब सिंगुलर है तो रिया के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। आर का प्रयोग यदि मैं करता हूं तो आप तुरंत काट देंगे। इतना तो आपको ज्ञान होगा ही, समझ रहे हैं ना? इतना तो आप समझ ही रहे हैं। और फॉल्स सब्जेक्ट क्या है? फॉल्स के साथ, फॉल्स का मतलब होता है झूठा, झूठा यह सब्जेक्ट है। तो इसके साथ मैं एक शब्द लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया हु, इसके साथ एक शब्द वर्ड लिया हु लिया। हु के साथ आप इज लगा सकते हैं, हु के साथ आप आर लगा सकते हैं, हु के साथ आप एम लगा सकते हैं, इसके साथ कुछ भी सब्जेक्ट लगा आई मीन वर्ब लगा सकते हैं। अब हु इज ही कर सकते हैं, हु आर यू कर सकते हैं, हु एम आई कह सकते हैं, यानी इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट है, फॉल्स। अच्छा, इसी प्रकार देयर, देयर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देयर के साथ आप इज भी लगा सकते हैं, देयर के साथ आप आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कह सकते हैं कि देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अब बताइए यहाँ पर इसके नाउन के आवश्यकता अनुसार आपने यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं देयर आर बॉयज, देयर आर बॉयज। बताइए अब आपका प्रयोग इसके अनुसार हुआ। तो आई मीन कहने का तात्पर्य है कि देयर के साथ आप इज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप मेरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा इस पर कि इट और देयर में आप डिफरेंट समझ गए। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने कहा कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक रियल सब्जेक्ट होता है और एक फॉल्स सब्जेक्ट होता है। तो इट एक क्या है? आपका एक रियल सब्जेक्ट है। इट के साथ आप इज और वाज का प्रयोग कर सकते हैं। इज का है रियल सब्जेक्ट है। तो मैं पहले बात कर लेता हूं, एक ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि इट का और दिस में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, तो आप आज से समझिएगा कि कभी भी इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है। एक भी यदि एग्जाम्पल हो आपके बुक में तो आप मुझे वह एग्जाम्पल शेयर करिएगा, वह एग्जाम्पल कमेंट करिएगा जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग किया गया हो। कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसी सेंटेंस नहीं होता है कि जो इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया गया हो। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर समझिएगा, मैंने कहा कि जैसे अब यह एक कलम है, आप इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे? यह एक कलम है, यह एक कलम
है। अब आप बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या इट क्या करेंगे आप ऐसा यदि करते हैं इट इज अ पेन तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि आप इट के स्थान पर दिस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कर देंगे दिस इज अ पेन, तो आपका सेंटेंस क्या है? 100% राइट है। अंडरस्टैंड? तो अब आपके मन में प्रश्न यह उठ रहा होगा कि सर वेयर इज यूज्ड इट एंड दिस, यानी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इट एंड दिस, दिस और इट में क्या अंतर है? क्यों? आइए बात कर लेते हैं। इट और दिस का मतलब दिस और इट, इट और दिस, इट दिस मीन्स भी यह होता है और इट मीन्स भी यह होता है। अब पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, दिस मीन्स भी यह होता है और इट मीन्स भी यह होता है। जब हम पहली बार किसी का, ध्यान समझिएगा, जब हम पहली बार किसी का इंट्रोडक्शन दे, क्या दें? इंट्रोडक्शन दे, परिचय दे, तब हम वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? दिस का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? जब हम पहली बार किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का हम पहली बार यदि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। यानी कि वह न्यू इंफॉर्मेशन हो, चाहे वह न्यू इंफॉर्मेशन ही दे, तो क्या करेंगे? हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। इंफॉर्मेशन हो तब हम वहां पर ऐसे सेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दिस का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? अगर यही इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है, तब हम वहां पर इट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कैरी करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर यही इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लें, यही देख लें, यह एक कलम है, तो हमने कहा कि दिस इज अ पेन। अब कलम काली है, कलम काली है कह दिए, तो आप बताइए जब कलम काली है कह रहे, कलम काली है, अब कलम काली है, अब आप ऐसा करें कि द पेन इज ब्लैक, तो यह सेंटेंस राइट है, यह सेंटेंस राइट है। लेकिन यदि यही कैरी कर रहा है ना, देखो यहां पर कैरी कर रहा है ना, कैरी कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। ये सेंटेंस यानी कि कैरी कर रहा था, इसलिए आप यहां पर इट का इस्तेमाल करेंगे। इट का प्रयोग पहली बार नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कलम, यह कलम है, इसका प्रयोग पहला इंफॉर्मेशन दिया, पहले इंट्रोडक्शन दिया गया, इसलिए यहां पर आप यानी कि दिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कह दें कि यह गाय है, तो दिस इज अ काऊ, गाय काली है, तो आप गाय काली है तो दी काऊ इज ब्लैक, ऐसा कह सकते हैं, यह भी राइट है। बट वहां पर जब कैरी कर रहा है तो ऐसे सेंस में आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूं इट का, इट में और दिस में आप अंतर समझ गए होंगे। बुकिस्ट मत बनिए, देखिए यह कोई किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ अशोक सर के चैनल पे मिलेगा, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा इट और दिस का अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इट का प्रयोग कहां करेंगे और दिस का प्रयोग कहां करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, हम बात करते हैं। मैंने कहा इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट एक रियल सब्जेक्ट है, इट के साथ आप हमेशा रियल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट के साथ हमेशा रियल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ध्यान देना होगा, मैंने कहा इट एक इंट्रोडक्टरी शब्द, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने अब बात कर रहा हूं, पहले मैं अब लिया मैंने एक शब्द इट, क्या लिया? इट। इट यह आजीवन सिंगुलर होता है प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा, इट आजीवन सिंगुलर होता है। जब यह सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब वह वर्ब क्या होता है? या तो इज होगा और या तो वाज होगा। यदि प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग करेंगे, और यदि पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर, आई होप दैट आप समझ रहे हैं, यह इट को पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह इट एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट लेता है, समझिएगा, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट लेता है। अंडरस्टैंड? अब इसके साथ इसे पर्सोनिफाइड प्रोनाउन भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, यानी कि व्हेन वी स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट
not is used first time when we speak the first time this is used understand। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर देखिएगा अगला टॉपिक अगली कॉन्सेप्ट में इट का प्रयोग कहां करते हैं। इट का अगला प्रयोग करते हैं कहां, इट का अगला प्रयोग करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के सॉरी प्रॉपर नाउन के लिए। कहां करेंगे, प्रॉपर नाउन के साथ, यानी इट इज यूज्ड विद द प्रॉपर नाउन। आप यहां लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन, इट इज यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। अब आप पूछ रहे होंगे ये सेकंड कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, सेकंड कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखिएगा आप लगा देंगे, इट लगा दिए, इट के साथ अब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ध्यान रखना होगा, इसके साथ यदि कोई, इसके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी प्रयोग किया जाता है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। किसके प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्टिव केस जब आ जाएगा तो अब यहाँ पर इन दोनों के बाद यहाँ कंजक्शन आप चाहे हु लगा दीजिए चाहे कंजक्शन आप दैट का प्रयोग कर दीजिए। सेकेंड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दी सेंस के अनुसार, अंडरस्टैंड। अब आप कह सकते हैं कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूं जो तुम्हारी सहायता किया था, मैं ही तो हूं। अब इट इज आई हु हेल्प्ड यू। अब ऐसा कह सकते हैं कि मैं ही तो हूं, इट इज आई हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू। मैं ही तो हूं जो तुम्हारी सहायता किया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा। बोलचाल की लैंग्वेज में ना कोई न कोई इसका इस्तेमाल कर क्या करते हैं, इट इज मी कर देते हैं, जो कि सेंटेंस 100% रॉन्ग होता है प्यारे स्टूडेंट। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इट के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। नेवर यूज्ड ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर इट। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इट के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अंडरस्टैंड। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूं, अगले टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको आई होप दैट समझ में आ रहा होगा। अब इट का अगला यूज कहां करते हैं यह देखिएगा। इट का अगला यूज हम करते हैं, इट का अगला प्रयोग हम कहां करते हैं ये देखना होगा। इट का अगला प्रयोग आप करिएगा कहां, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट कहां करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट है इट प्लस इज वाज प्लस, अब यहां पर टाइम लगा देंगे, टाइम के लिए करेंगे, आवर के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप कहां करेंगे, आवर के लिए करेंगे। आप यहां पर इट का इस्तेमाल आप डेट के लिए कर सकते हैं, आप यहां पर डे के लिए कर सकते हैं, आप यहां पर मंथ के लिए कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, मंथ के लिए। आप यहां पर ईयर के लिए कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, ईयर के लिए। आप यहां पर नेचर ऑफ डिजास्टर के लिए कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, नेचर ऑफ डिजास्टर के लिए कर सकते हैं। डिजास्टर के लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ध्यान रखना होगा कि इट का इस्तेमाल आपको कहां कहां करना होगा। आप इट का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, आप टाइम के लिए कर सकते हैं, यानी आवर के लिए, डेट के लिए, डे के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, एंड नेचर ऑफ डिजास्टर के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब तो नहीं कहेंगे ना कि इट का प्रयोग, आप हमेशा कहते रहें कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, अब तो नहीं कहेंगे ना। यहां पर ध्यान रखिएगा। अब सेंटेंस आ गया, जैसे कोई कह दे, अब देखिए एक मैं वॉच बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखिए हमेशा यहां पर मैंने कर दिया 9 और यहां पर कर दिया 3। अब बीच में एक घड़ी है, घड़ी की सुई है। अब देखिएगा ये सुई है। अब बताइए प्यारे छात्रों, यहां से यदि घड़ी ऐसे, सुई ऐसे आ रही है तो समय क्या होगा, ज्यादा होगा कम, ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा तो आप इसके लिए एक शब्द है आप लगा देंगे पास्ट। क्या लगा देंगे, पास्ट। अब ध्यान रखिए, घड़ी यदि इधर हो रही है तो टाइम कम होगा कि ज्यादा, कम होगा ना। कम के लिए आप लगा दीजिएगा 2। क्या लगा देंगे, 2। अब ध्यान रखना होगा कि 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, तो 60 में आप 4 का आप यानी कि 15 चौका 60, तो 15 आ गया, हाफ आ गया 15। तो जब इसका आ जाएगा तो इसे एक शब्द कहते हैं क्वार्टर। क्या कहेंगे, क्वार्टर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर देखिए 15 दूना 30। अब 15 दूना, ध्यान रखिएगा, आप क्या कहेंगे, 15 दूना 30। अब 15 दूना आ जाएगा, 15 दूना 30,
तब यहाँ पर यानी आधा हो गया, तो जब आधा शब्द आ जाएगा तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करिएगा, हाफ का इस्तेमाल करिएगा। किसका इस्तेमाल करिएगा, हाफ का। अब नोटिस करिएगा कि जब सेंटेंस में जैसे मैं कह दूं कि 5:15 हुआ है, 5:15 हुआ है। अब ध्यान रखिएगा 5:15 हुआ है, तो आप इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे, इट इज। अब देखिए 5 बज के ज्यादा हो रहा है ना, 5:15, तो क्या करेंगे, इट इज क्वार्टर, क्या कहेंगे, क्वार्टर पास्ट 5। इट इज क्वार्टर पास्ट 5 कहेंगे, क्या कहेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। अंडरस्टैंड। यदि यही मिनट में लगाना होगा, ऐसा करेंगे, इट इज 15 मिनट्स नहीं शब्द करेंगे, ध्यान रखना होगा, मिनट शब्द का प्रयोग 15 के साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो 5 के मल्टीपल हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, ये 5 के यदि मल्टीपल हैं तो इनके साथ ध्यान रखना होगा कि कभी भी मिनट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका, मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। हमने कहा कि जो 5 के मल्टीपल होगा, किसके, 5 के मल्टीपल, तो यहाँ 5 के मल्टीपल है ना, तो इसके साथ कभी भी मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कर देंगे, इट इज 15 पास्ट 5। यदि यहीं पर आप 15 मिनट के जगह पे यदि आप 7 मिनट कर देते हैं, यानी 5:07 हुआ है, तो आप यहाँ पे कर सकते थे, इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5। आप ऐसा कर सकते थे। अंडरस्टैंड। तो आपको आई होप दैट आप समझ होंगे। आप यहाँ पर डेट है, आप कह दें कि आज क्या है, आज शुक्रवार है, तो आप कहेंगे क्या, इट इज फ्राइडे टुडे। आप यह नहीं कहेंगे कि टुडे इज फ्राइडे। ये स्पोकन में यूज किया जा सकता है, लेकिन ग्रामेटिकल में नहीं यूज किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आज जैसे फ्राइडे है तो आप कहेंगे कि इट इज फ्राइडे टुडे। आप ऐसा कहेंगे कि कल सोमवार होगा तो इट विल बी मंडे टुमारो। आप यह नहीं कहेंगे कि टुमारो विल बी मंडे, इट विल बी मंडे। बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग। अब सन 1975 का साल था, तो सन 1975 का साल था, तो इट वाज द ईयर्स ऑफ 1975। आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आई होप दैट आप इट का प्रयोग करना सीख गए होंगे, अच्छी तरह से आपको इट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं, अब ईट का समस्या तो समझ आ गई होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप सबको, माय डियर स्टूडेंट, मैं बात करने जा रहा हूं देयर का। देयर को मैंने ऑलरेडी बताया कि देयर एक मीनिंगलेस है, देयर एक फॉल्स सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि देयर एक, देखिए मैंने कहा कि देयर एक ऐसा शब्द है, देयर एक मीनिंगलेस है, यह इसका कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस है, ध्यान रखना होगा। देयर एक मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात यह एक फॉल्स सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, फॉल्स सब्जेक्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो ऐसे देयर का कोई सेंस नहीं होता है, यह सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करता है। अब ध्यान रखना होगा कि देयर के साथ आप माने किसी भी, आप सोच रहे होंगे कि कैसे सब्जेक्ट फॉल्स सब्जेक्ट है, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि देयर के साथ आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, वर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी इफ यू एनी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं कि देयर का प्रयोग, आप देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। देयर का प्रयोग करेंगे कहाँ, सबसे पहले देयर लिखेंगे, देयर के बाद आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके साथ आप V2 लगा सकते हैं, V5 का भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब का आप इसके साथ लगा सकते हैं। आप इसके साथ इज का प्रयोग कर सकते हैं, आर का प्रयोग कर सकते हैं, वाज का प्रयोग कर सकते हैं, वर का प्रयोग कर सकते हैं, शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट बी का प्रयोग कर सकते हैं, विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहां शुड हैव बीन लगा सकते हैं। आप इसके साथ मस्ट हैव बीन लगा सकते हैं। आप इसके साथ मे बी या कुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब ध्यान रखना होगा कि इसके साथ अगर आप इसका प्रयोग तो इसका लिखेगा है या हो अर्थ आएगा, इसका प्रयोग करते हैं तो था थी आएगा, इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग जब करेंगे तो चाहिए अर्थ आएगा, क्या आएगा, चाहिए आएगा, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ निकलेंगे तो होगा आएगा, क्या आएगा, होगा। अब ध्यान रखना होगा इन सब का अर्थ तो होना चाहिए, होना चाहिए। इसका अर्थ होगा हो सकता है, हो सकता है। अब नोटिस करिएगा कि इनके जस्ट बाद, इन सभी शब्दों के बाद आप आवश्यकता के अनुसार आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए नाउन के बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल। अब नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एक्चुअली जब नाउन आपका सिंगुलर होगा तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल लेगा, आर्टिकल आल्सो टेक्स, और यदि नाउन आपका प्लूरल होगा तो नो आर्टिकल्स। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देना होगा कि हम इन सभी शब्दों के बाद अब मैं बात करने जा रहा हूं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल जब देखेंगे तब कंफर्म होगा। आपको मैंने कहा कि आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में उतार लीजिएगा कि इनके साथ कभी भी यानी कि रियल शब्द वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब भी प्रयोग किया जाएगा फॉल्स सब्जेक्ट का फॉल्स वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां मैं लिख रहा हूं अगले सप्ताह एक सभा है, अगले सप्ताह एक सभा है। अब नोटिस करिएगा मैंने लिखा अगले सप्ताह एक सभा है। देयर इज अ मीटिंग, देयर इज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, देयर अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। अगला है वहां शांति होगा, वहां शांति होगा। अब बताइए वहां शांति होगा तो क्या करेंगे, देयर विल बी पीस देयर, देयर विल बी पीस देयर। अंडरस्टैंड। अगला है देखिएगा वहां एक आदमी है, वहां एक आदमी है। देयर इज अ मैन देयर। तीसरा एंड चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर है भारत के सुदूर भागों में गरीबी और अशिक्षिता है। अब देखिएगा देयर इज पावर्टी, देयर इज पावर्टी एंड illiteracy in remote sites of India, अब आपको वीडियो दिख रहा होगा। यहाँ देखिए मैं बात करता हूं अगले सप्ताह एक सभा है, तो आपने क्या बनाया, देयर इज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, देयर इज अ मीटिंग नेक्स्ट डे, वहां शांति होगा, देयर विल बी पीस देयर, वहां एक आदमी है, देयर इज अ मैन देयर। अब ऐसे देयर का कोई अर्थ नहीं है, क्या है, मीनिंगलेस है। भारत के सुदूर भागों में गरीबी और अशिक्षिता है,
तो देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी इन रिमोट साइड्स ऑफ इंडिया, इन रिमोट साइड्स ऑफ इंडिया। तो आई होप दैट आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। मैं अब आगे की एग्जाम्पल और देता हूं, आप देखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपका कभी भविष्य में यह कंप्लेन ना हो, शिकायत ना हो कि कि यह वीडियो हमको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि अब ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देयर का प्रयोग वहां किया जाता है जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव हो, यह वह सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? मैंने ऑलरेडी कहता चला आ रहा हूं कि देयर इज मीनिंगलेस बट देयर इज नो मीन्स एनीथिंग्स, देयर का कोई भी अर्थ नहीं होता। अंडरस्टैंड? और आप बुकिस्ट ना बनिए, आप किताबों को मत देखिए, आप अशोक सर की वीडियो को देखिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान अशोक सर करेंगे। अंडरस्टैंड? तो मैंने कहा कि कोई है, अब सेंटेंस दे दिया कि कोई है, ध्यान रखिएगा, कुछ है दे दिया, सब चीज है, ये दो सेंटेंस है। तो कोई है तो आप क्या करेंगी कि देयर इज somebody, कोई है। कुछ चीज है तो देयर इज समथिंग, सब चीज है तो देयर आर ऑल थिंग्स। अब बताइए, ये अच्छी तरह से आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कहा कि कोई है, देयर इज समबडी, कुछ है, देयर इज समथिंग, सब चीज है, देयर आर ऑल थिंग्स। अंडरस्टैंड? तो आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप दैट कि आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं समझूं। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आपको अंग्रेजी सिखाने का, और मैं आपके लिए काम करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा जिनको इंग्लिश की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।